अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये पिस्टल चूँकि हनीफ की चारे वाली बैलगाड़ी में से बरामद हुआ था, लिहाजा इससे इस मामले पर पूछताछ ज़रूरी हो गई थी। जब वो मेरे कमरे में पहुंचा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हनीफ, आला कत्ल बरामद हो गया है। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कहाँ से? तुम्हारी बैलगाड़ी पर लदे हुए चारे के ढेर में से। वहाँ किसने रखा? वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा। वो बैलगाड़ी किसकी मिल्कियत है? मैंने पूछा। मेरी जनाब। फिर इस सवाल का जवाब भी तुम ही दोगे, मैंने कहा। फिर मज़कूरा पिस्टल की झलक दिखाने के बाद इजाफा किया, ये पिस्टल तुम्हारे साड़ू शौकत को चारे के अंदर से मिला है। या तो ये पिस्टल तुमने चारे में छुपाया था या फिर ये तुम्हारे साड़ू का किया धरा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया थानेदार साहब। फिर ये शौकत की कारिस्तानी होगी। नहीं, वो बड़े वसूख से बोला। शौकत मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। मैं शौकत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मगर उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना ना रह सका। मगर क्या? मुझे लगता है, वो हिजानी अंदाज में बोला, यह वहीद की शैतानी हो सकती है। वहीद के नाम पर मेरा चौंक जाना लाजमी था। मैंने हनीफ की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? पता नहीं, मेरी मत मारी गई है। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, ये बात मुझे कल रात क्यों नहीं याद आई? रात गई, बात गई। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर अब कोई अहम बात तुम्हें याद आ ही गई है तो फ़ौरन मुझे बताओ। जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है, वो जज्बात से मामूल लहजे में बताने लगा। कल जब मैं कटी हुई घास को अपनी बैलगाड़ी पर रख रहा था तो वहीद मेरे पास आया था। उसने मुझसे इधर उधर की दो चार बातें की। फिर वो चारे को गाड़ी पर रखने में मेरी मदद करने लगा। मुझे लगता है कि वहीद ने मेरी नज़र बचाकर ये रिवाइवल घास वाले अखबार में कहीं छुपा दिया होगा। हनीफ के इस इंकिशाफ ने मेरे रगों में सनसनी सी दौड़ा दी थी। ये एक इत्तेफाक था कि वहीद से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालांकि मैं इसका तफसीली इंटरव्यू करने के मूड में था। वो मकतूल नवाज के साथ डेरे पर ही रहता था, लिहाजा वो दोहरे कत्ल की इस संगीन वारदात पर बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सकता था। वहीद तुम्हारे पास कितने बजे आया था? हनीफ ने जवाब दिया कि इस वक्त 3:30 या 4 बजे होंगे। मैं इसके बाद ही निज़ामाबाद की तरफ गया था। थोड़ी ही देर पहले मैंने फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी थीं। फायरिंग की आवाज़? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम बिल्कुल नई बात बता रहे हो। जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। फायरिंग की आवाज़ किस तरफ से आई थी? मैंने सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। डेरे की तरफ से जनाब। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। फिर तस्दीक तलब निगाह से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, फायरिंग की आवाज़ तुमने वहीद के आने से पहले सुनी थी या इसके जाने के बाद? मैंने ये आवाज़ वहीद के आने से पहले सुनी थी, उसने बताया। कितनी देर पहले? मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। कोई लगभग 1 घंटा पहले, उसने जवाब दिया। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है, इसमें 10-15 मिनट का फ़र्क हो सकता है। हाँ, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि फायरिंग की वो आवाज़ पीनों के जाने और वहीद के आने के दरमियान किसी वक्त सुनाई दी थी। तो क्या तुमने वहीद से इस फायरिंग के हवाले से पूछा था? जी, पूछा था, मगर उसने बताया कि वो बड़ी नहर की तरफ से आ रहा है और ये कि उसने फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं सुनी। हनीफ के पहले बयान के मुताबिक पीनों कमोबेश 1:30 बजे दोपहर उसके पास से रुखसत हुई थी और वहीद लगभग 3:30 बजे हनीफ के पास पहुंचा था। इस हिसाब से तो यही जाहिर होता था कि पीनों कोई 2:45 बजे डेरे पर पहुंची होगी और 2:30-3 बजे के करीब इसे नवाज की मय्यत में मौत की नींद सुला दिया गया था। वक्त के हवाले से ये मेरा मोहतात अंदाज़ा था। मौत का दुरुस्त वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही से पता चल सकता था। हनीफ से सनसनीखेज पूछताछ का सिलसिला जारी ही था कि इसका साड़ू शौकत भी थाने पहुंच गया। मैंने फ़ौरन इसे अपने कमरे में बुला लिया। हमारे बीच मज़ीद 10 मिनट तक इसी मौजू पर बात होती रही। फिर मैंने हनीफ को शौकत के साथ मौजा शहजाद कोट जाने की इजाज़त दे दी। इन दोनों की तरफ से मेरा दिल साफ हो चुका था और मुझे यकीन हो गया था कि इन दोनों का पीनों नवाज के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी मुबारक ने अपनी हवेली में मुझसे वादा किया था कि वो वहीद को मेरे पास थाने भेज देगा।
मैं चूँकि दिन के इब्तिदाई हिस्से में थाने में मौजूद नहीं था, लिहाजा वहीद के बारे में मैंने हवलदार बहादुर अली से इस्तफसार किया। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, चौधरी का नौकर वहीद तो इधर फटका भी नहीं। अगर वो इधर फटका नहीं तो अब इसके इधर फटकने का वक्त आ गया है। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, आप हुक्म करें मलिक साहब। बहादुर अली यकायक रेड अलर्ट हो गया। हुक्म तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, मैंने मायना खेज लहजे में कहा, पहले तुम इस शैतान की औलाद को यहाँ तो हाजिर करो। वो चुटकी बजाते हुए बोला, आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, मैं अभी गया और अभी आया। तो मैं सीधा चौधरी मुबारक के डेरे पर पहुंचना है, मैंने ताकीदी लहजे में कहा। वहीद को इस वक्त डेरे पर ही मौजूद होना चाहिए। तुम अपने साथ 2 कांस्टेबल्स को भी ले जाओ और वहीद को गिरफ्तार करके थाने ले आओ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना बहादुर अली, वहीद चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर किसी भी सूरत उसे चौधरी मुबारक से मिलने नहीं देना। वो सीना ठोकते हुए बोला, अच्छी तरह समझ गया मलिक साहब। मौजूदा हालत की पल पल बदलती सूरत में वहीद की ज़ात इंतहाई मशकूक हो गई थी और हनीफ के ताज़ा तरीन इंकशाफात के बाद तो वहीद को ट्रायल रूम की सैर कराना बेहद ज़रूरी हो गया था। शाम से चंद मिनट पहले बहादुर अली वहीद को गिरफ्तार करके थाने ले आया। वहीद अपनी गिरफ्तारी पर अगरचे काफ़ी परेशान नज़र आता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हवलदार को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देने से बाज नहीं आ रहा था। मैंने अपने हवलदार से पूछा, इस सरकारी सांड को गिरफ्तार करने में तुम्हें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? जनाब, इस कमबख्त की ज़बान दराजी ने बड़ी खप डाल रखी है, बहादुर अली ने नापसंदीदा नज़र से वहीद की तरफ देखते हुए बताया। ये एसपी और आईजी तक अपनी पहुंच की बातें कर रहा है। क्या तुमने इसकी जमाबंदी के लिए कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ा? मैंने मायना खेज अंदाज में बहादुर अली से दरियाफ्त किया। अभी तक तो मैंने इसे बस 2-4 झापड़ी रसीद किए हैं। वो दोनों हाथों को मलते हुए बोला, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे मेरी तहवील में दे दें तो अगली पिछली सारी कसर निकाल दूंगा। फिक्र न करो बहादुर अली, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। इस बंदे के तेवर तो यही बता रहे हैं कि 1-2 घंटे के लिए तुम्हें इसकी मेहमानदारी का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसे तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में छोड़ दो। पहले मैं इसकी खैर खैरियत पूछूंगा, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। बहादुर अली मेरी बात को समझ गया। इसके कमरे से रुखसत होने के बाद मैं वहीद की तरफ मुतवज्जा हो गया। वहीद की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। वो एक हट्टा कट्टा इंसान था। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक तेज़ तर्रार बंदा नज़र आता था। उसकी आंखों में किसी लोमड़ी ऐसी मक्कारी और किसी सांप जैसी चमक पाई जाती थी। उसने मेरे साथ तो वो लबोलेजा इख्तियार नहीं किया जिसमें वो बहादुर अली से गुफ्तगू कर चुका था, ताहम खासी बरहमी से बोला, थानेदार साहब, आपने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा। अगर शराफत का मुजाहरा करते हुए तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, वरना मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले करने पर मजबूर हो जाऊँगा। जल्लाद? कौन जल्लाद? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं हवलदार बहादुर अली की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, जो तुम्हें गिरफ्तार करके यहाँ लाया है और इसके दिल में तुम्हारी खातिरदारी की ख्वाहिश करवटें ले रही है। बहादुर अली के जिक्र पर उसने बुरा सा मुँह बनाया, फिर कमाल ढिठाई से बोला, जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर इकबाल जुर्म का क्या सवाल पैदा होता है? जवाब और सवाल पैदा करने का काम मुझे बहुत अच्छी तरह आता है और ये पैदावार मैं तुम्हारे अंदर से हासिल करूँगा। वो उलझी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने अपनी मेज़ की दराज में हाथ डाला, फिर कपड़े में लिपटा हुआ पिस्टल निकाल कर उसके सामने रख दिया और पूछा, जानते हो ये क्या है? क्या है? वो मक्कारी से बोला, ये 32 बोर का पिस्टल है, मैंने कपड़े की तहों को खोलते हुए कहा, और इसी पिस्टल की मदद से नवाज और पीनो को मौत के घाट उतारा गया है। मेरी बात आई समझ में? पिस्टल को देखकर उसकी आंखों में शातिराना चमक पैदा हुई। उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरी तजुर्बाकार निगाह को ये समझने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वहीद इस पिस्टल को अच्छी तरह पहचान चुका था। अपनी तस्दीक की खातिर मैंने इससे पूछ लिया, इस पिस्टल को पहचानते हो? ये एक हथियार है जनाब, वो नपे तुले अल्फाज में बोला। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये एक हथियार है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने इसकी शनाख्त के बारे में तुमसे सवाल किया था।
मैं इस हथियार को क्यों पहचानूं? उसकी हरदर्मी में कोई फर्क न आया। इस पिस्टल का मुझसे क्या लेना देना थानेदार साहब? इसका मतलब है कि तुम शराफत से इस बात का इकरार नहीं करोगे कि इस पिस्टल को तुमने हनीफ की चारे वाली बैलगाड़ी में चारे के अंदर छुपाया था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर सुलगते हुए लहजे में कहा, ये झूठ है। वो चीख से मुशाबा आवाज में बोला, आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये थाना है, तुम्हारी खाला के घर का सहन नहीं। मैंने उसे एक जोरदार दबका मारा। अगर अब तुमने ऊंची आवाज में बात की तो मैं तुम्हारी जबान को गुद्दी से खींचकर बाहर निकाल लूंगा, फिर जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहोगे। मेरे अचानक बदलते हुए तेवर को देखकर उसके जारहाना अंदाज में खासी कमी वाक़ई हुई। फिर वो मोतदिल लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं इस पिस्टल के बारे में कुछ नहीं जानता। गोया तुम इस बात से इनकारी हो कि तुमने इस पिस्टल की मदद से पीनो और नवाज का खून किया है। मैंने एक खास चाल चलते हुए कहा, मैंने किसी का खून नहीं किया। वो कदरे घबराए हुए अंदाज में बोला, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसका कोई सबूत भी है आपके पास? हाँ, है सबूत, बहुत ठोस सबूत। मैंने अपने जहन में मौजूद मंसूबे के तहत कहा। क्या सबूत है? उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में पूछा। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने इस पिस्टल का लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया है और इस पर तुम्हारी उंगलियों के वाज़े निशानात पाए गए हैं। वो मेरी चाल में आ गया और जल्दी से बोला, ये नहीं हो सकता। मैंने तो बात अधूरी छोड़कर वो वहशतज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। उसने मेरे जाल में पाँव रखकर मेरा काम आसान कर दिया था। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ना कि तुमने पिस्टल को चारे के ढेर में छुपाते वक्त इस पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए थे, है ना? मैंने किसी को कत्ल वतल नहीं किया। उसकी डिटाई में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। आपको मेरे बारे में कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी की औलाद। मैंने घूर कर उसे देखा। क्या ये दुरुस्त है कि कल दिन में लगभग 3:30-4 बजे तुम इधर खेतों में हनीफ से मिले थे और तुमने गाड़ी पर चारा लादने में हनीफ की मदद भी की थी? जनाब, मैंने तो कल का पूरा दिन हनीफ की शक्ल ही नहीं देखी। वो बड़े एतमाद के साथ बोला। इसकी दरोगोई ने मुझे सुलगा कर रख दिया। ताहम मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए इससे पूछा, क्या ये भी दुरुस्त नहीं है कि जब तुम हनीफ के पास पहुंचे तो इसने तुमसे फायरिंग के बारे में सवाल किया था और तुमने अपनी लाइलमी जाहिर करते हुए हनीफ को बताया था कि तुम तो बड़ी नहर की तरफ से आ रहे हो, लिहाजा तुमने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी? ये बात भी बिल्कुल झूठ है। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, पता नहीं हनीफ को मुझसे क्या दुश्मनी है जो उसने मेरे खिलाफ ऐसी बकवास की है। क्या झूठ है? मैंने बाल की खाल निकालना ज़रूरी समझा। फायरिंग का होना या हनीफ का तुमसे पूछना? मैं हनीफ की बात कर रहा हूँ थानेदार साहब। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं हनीफ से मिला, न उसने मुझसे फायरिंग के बारे में पूछा और ना ही मैंने उसे इस हवाले से कोई जवाब दिया। इसका मतलब है कि पहली बात दुरुस्त है। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए सवाल किया, यानी फायरिंग हुई थी? जी बिल्कुल फायरिंग हुई थी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस वक्त बड़ी नहर की दूसरी जानिब था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैंने डेरे की सिमत दौड़ लगा दी थी। वो धीरे धीरे मेरे फैलाए हुए दाम में फंसता जा रहा था। मैंने पूछा, जब तुमने डेरे की तरफ फायरिंग की आवाज़ सुनी, इस वक्त तुम इधर नहर की दूसरी जानिब क्या कर रहे थे? हनीफ के बयान की यकसर तरदीद करके वो अपने जुर्म पर मोहर तस्दीक तो सब्त कर ही चुका था। अब ज़बानी इकरार के लिए मैं उसके साथ मेहनत कर रहा था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, थानेदार साहब, कल दोपहर में मैंने और नवाज ने एक साथ खाना खाया था। जब लगभग 1 बजे हम खाने से फारिग हुए तो नवाज ने मुझसे कहा कि मैं नहर की दूसरी जानिब वाक़े चौधरी साहब की ज़मीनों में चला जाऊं। इन ज़मीनों में कुछ काम था। मैं 2 बजे वहां पहुंचा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। लम्हे भर के लिए वो रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे काम में लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि डेरे की तरफ से ढिशूं ढिशूं फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने काम छोड़कर डेरे की जानिब दौड़ लगा दी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पीनो और नवाज को बड़ी शर्मनाक हालत में देखा। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि नवाज ने मुझे इसीलिए डेरे से हटाकर काम के बहाने नहर की दूसरी सिमत वाले खेतों में भेजा था। वहीद, वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मैंने उसे मुखातिब कर लिया, तुम्हारी बात से तो यही जाहिर होता कि तुम नवाज और पीनो के बाहमी ताल्लुकात के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे।
جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے ان کے ربط ضبط کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں بےغیرتی کی حدود بھی پھلانگ ڈالیں گے۔ انہوں نے تو انتہا کر دی تھانے دار صاحب۔ اسی لیے تم نے انہیں موت کی نیند سلا دیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ خواہ مجھ پر شک کریں جناب، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری بھلا ان دونوں سے کیا دشمنی؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اگر تمہارا ان دونوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا تو پھر تم نواز کی گھر والی مریم کو الٹی سیدھی پٹیاں کیوں پڑھانے جاتے رہتے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے مریم سے کہا تھا نا کہ وہ نواز پر نظر رکھے، کیونکہ نواز کے ساتھ پینو کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ تم نے مریم کو یہ بھی بتایا تھا کہ پینو نواز سے ملنے ڈیرے پر بھی آتی رہتی ہے۔ تمہاری یہ چال نواز سے تمہاری دشمنی کو ظاہر کرتی ہے، بتاؤ کرتی ہے یا نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ نواز تو میرا بہت اچھا دوست تھا، مجھے اس کی موت کا سخت دکھ ہے۔ میں اس کے خلاف ایسی گھٹیا بات کیوں کروں گا؟ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر کسی اور نے بتایا ہوتا تو شاید میں اس کی بات کا یقین نہ کرتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ بات ایک ایسے شخص کی زبانی مجھ تک پہنچی ہے کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کس شخص نے آپ کو یہ سب بتایا ہے؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ مریم نے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تو کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سب کچھ اس نے اپنے طور پر ہی سوچ لیا ہوگا۔ وہ بھی کیا کرے بیچاری۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ نے مریم کو دیکھا ہے نا؟ نہ منہ نہ متھا تے جن پاویں لتا۔ نواز اور مریم کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا جناب۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مریم پاگل ہو گئی ہے۔ میں مریم سے تفصیلی ملاقات کر چکا تھا۔ کسی انسان کی شکل و صورت پر کوئی منفی تبصرہ کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ احترام آدمیت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی باتوں سے اجتناب برتا جائے۔ البتہ وحید کی اس بات سے مجھے مکمل اتفاق تھا کہ مریم اور نواز کی جوڑی نگاہ میں جچتی نہیں تھی۔ حنیف جھوٹا ہے اور مریم نے بھی تمہارے حوالے سے دروغ گوئی کی ہے، میں نے تیکھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف ایک تم ہی اس دنیا میں سچے اور کھرے انسان ہو، لیکن میری ایک بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ مجھے تجسس بھری انداز میں تکنے لگا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وحید تم میرے ہاتھ لگے ہو تو میں تمہیں تھانے کے حوالات سے سیدھا جیل بھی پہنچاؤں گا، اور اس سلسلے میں استغاثہ کے 2 گواہوں کا بیان میرے کام کو بہت آسان کر دے گا۔ وہ اضطراری لہجے میں پوچھنے لگا، کون سے 2 گواہ؟ مقتول نواز کی بیوی مریم، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مقتولہ پینو کا شوہر حنیف۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے حوالدار بہادر علی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بہادر علی آج کی رات کے لیے تمہارا مہمان ہے، تم اس کی خاطرداری کے سلسلے میں اپنا ہر ارمان پورا کر سکتے ہو۔ بہادر علی کی باتیں کھل گئیں۔ آنے والا دن بڑا سنسنی خیز اور مختلف زاویوں سے مصروف ثابت ہوا۔ میں نے جس پولیس اہلکار کو حنیف کے بیان کی تصدیق کے لیے نظام آباد روانہ کیا تھا وہ واپس آ گیا، اور اس نے بتایا کہ حنیف واقعی عارف سے اپنی رقم لینے نظام آباد گیا تھا، مگر عارف نے اسے آئندہ وعدے پر ٹال دیا تھا۔ کانسٹیبل کی اس تصدیق کے بعد حنیف کا نام مکمل طور پر شک کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پینو اور نواز کے دوہرے قتل میں وہ ملوث نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرکاری اسپتال سے نواز اور پینو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں بھی آ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے میرا بلاوا بھی۔ میں جس کام کے لیے گزشتہ روز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گیا تھا وہ ابھی پوری طرح نپٹا نہیں تھا، لہٰذا وہاں دوبارہ میری ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں نے بلاوا لانے والے سرکاری اہلکار کو تھانے میں بٹھایا اور سرکاری اسپتال سے آنے والی ڈیڈ باڈیز کے معاملے کو نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کام سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کے ساتھ پوسٹ مارٹم شدہ رپورٹ بھی آئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق دونوں افراد یعنی پینو اور نواز کی موت وقوعہ کے روز سپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ انہیں بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ فائرنگ اتنی اچانک تھی کہ وہ سنبھل بھی نہیں پائے تھے، اور جہاں تھے جس حال میں تھے جوں کے توں انا للہ ہو گئے تھے۔
4 गोलियां नवाज के बदन में और 2 गोलियां पीनो के जिस्म में पेवस्त हुई थीं। 32 बोर की इन 6 गोलियों ने इनके आमाल के जिंदा सबूत के साथ इन्हें लुक़मा अजल बना दिया था। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मकतूलीन नवाज और पीनो के लवाहिकीन को थाने बुलाकर लाशें इनके हवाले कर दी। इस काम से निपटने के बाद मैंने हवलदार बहादुर अली को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है बहादुर अली? मेरा इशारा वहीद की जानिब था। गुज़िश्ता रात मैंने वहीद को हवलदार के सुपुर्द किया था। बहादुर अली ने मुझको को ताव देते हुए जवाब दिया, मलिक साहब, मैंने कभी आपको मायूस किया है? तुम्हारा मतलब है कि वहीद ने इकबाल जुर्म कर लिया है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो सनसनीखेज़ लहजे में बोला, उसने न सिर्फ इकबाल जुर्म कर लिया है बल्कि इस दोहरे कत्ल के पस मंज़र की बड़ी संगीन कहानी भी सुना डाली है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ज़रा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चक्कर लगाऊं, फिर ये संगीन कहानी भी सुनूंगा और मुजरिम का इकबाली बयान भी नोट करूंगा। कल मैंने वहीद को हवाला अदालत करना है। तुम हवालाती पर कड़ी निगाह रखना। मैं शहर से जल्दी लौट आऊँगा। आप बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला, मैं यहाँ के मामला संभाल लूँगा। थोड़ी देर के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए थाने से निकल ही रहा था कि चौधरी मुबारक वहाँ पहुँच गया। वहीद की गिरफ्तारी उसके इल्म में आ चुकी थी। वो इस वक्त खासा बरहम नजर आता था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो गुस्सीले लहजे में बोला, मलिक साहब, आपने ये क्या बदमाशी लगा रखी है? मैं बिल्कुल अनजान बन गया और पूछा, क्या हो गया चौधरी साहब, इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हैं? मैं गर्मी ना दिखाऊं तो क्या धनिया पीकर सो जाऊं? वो उखड़े हुए लहजे में बोला, आपने कातिल को खुला छोड़ रखा है और एक बेगुनाह इंसान को पिछली रात से हवालात में डाल रखा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये वहाँ का इंसाफ है जिस दुनिया में आप और मैं सांस ले रहे हैं। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, आप अपने जिस लाडले को बेगुनाह करार दे रहे हैं उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। हैं? ये कैसे हो सकता है? वो भौंचक्का रह गया। क्या कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। आपको वहीद के कातिल होने पर हैरानी है या इसके इकबाल जुर्म करने पर? नहीं, वो तेजी से संभलते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है चौधरी साहब? वो मैं ये कह रहा था कि मुझे यकीन है कि वहीद बेगुनाह है। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, आप इसे छोड़ दें तो अच्छा है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, मैं तो किसी भी कीमत पर वहीद को छोड़ने वाला नहीं। मैं सुबह से अदालत के हवाले कर रहा हूँ। आपने अपने बंदे को छुड़ाने के लिए जो भी जोर लगाना है वो अदालत में लगा लीजिएगा। फिलहाल तो मैं एक ज़रूरी काम से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। मैं आपको मज़ीद 1 मिनट भी नहीं दे सकता। मलिक साहब, वो बड़ी रऊनत से बोला, आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मेरी पहुँच ऊपर तक है। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाकर जिन अफसरान के दफातर के सामने अटेंशन खड़े होते हैं और जिन्हें सल्यूट मारना आप पर लाजिम है, वो लोग मेरे दोस्तों में शुमार होते हैं। मुझसे उड़ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। चौधरी मुबारक, कान खोलकर मेरी बात सुन लो और अगर तौफीक हो तो इसे अपने पल्ले भी बांध लो। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए ठोस लहजे में कहा, तुम्हारी पहुंच ऊपर तक होगी मगर मेरी पहुंच ऊपर वाले तक है। जहां तक आपको अपनी ताकत पर गरूर है तो अब हाथों में हाथ तो डल ही गए हैं। किसके बाजुओं में कितना दम है इस बात का फैसला जल्द ही हो जाएगा। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोतल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुमने अपने जिन दोस्तों का जिक्र किया है वो मेरे अफसर ज़रूर हैं और मैं एहतरामन इन्हें सल्यूट भी करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी अफसर के किसी भी गलत हुक्म की तामील नहीं की, क्योंकि मेरी गर्दन सिर्फ इस ज़ात के सामने झुकती है जो अफसरों का अफसर और बादशाहों का बादशाह है। वही मेरा मालिक है, मेरा खालिक है और मेरा राज़िक है। मैं सिर्फ इसी के हुक्म का ग़ुलाम हूँ। वो चंद लम्हात तक मानदाना नज़र से मुझे घूरता रहा, फिर धमकी आमेज़ लहजे में बोला, मैं तुम्हें भी देख लूँगा और तुम्हारे थानेदारी को भी। मैंने बहादुर अली को अपने पास बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी, फिर एक टांगे में बैठकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रवाना हो गया। मेरी वापसी शाम से थोड़ी देर पहले हुई थी और जब मैंने थाने में कदम रखा तो वहाँ का नक्शा बदल चुका था। मुझे बताया गया कि 1 घंटा पहले चौधरी मुबारक का बेटा चौधरी तबारक थाने आया था और उसने हवालाती से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी।
चौधरी तबारक का अंदाज अपने बाप के बरक बहुत ही माकूल और नरम था, लिहाजा हवलदार ने उसे वहीद से चंद बातें करने की इजाज़त दे दी और बहादुर अली का ये इजाज़त देना ही क़यामत खेज साबित हुआ था। वहीद और तबारक में किसी बात पर तकरार हुई और चौधरी तबारक ने तेश में आकर अपना पिस्टल निकाल लिया था। फिर वहीद का सीना छन्नी करके वो वहाँ से फरार हो गया था। मैंने हवलदार से कहा, बहादुर अली, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुमने वो काम कर डाला था जिसकी मैंने जाते हुए तुम्हें हिदायत की थी? आपका शागिर्द हूँ मलिक साहब, वो फ़क्रिया लहजे में बोला। आपके हुक्म की तामील में कोई कोताही कैसे कर सकता हूँ? चौधरी तबारक ने वहीद को कत्ल करके हमारा काम और भी आसान कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपने मुझे अपनी गैर मौजूदगी में वहीद का हल्फिया बयान कलमबंद करने का फरीज़ा सौंपा था ना? वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने ये काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में कर दिया है और वहीद के इकबाल जुर्म के नीचे उसका अंगूठा भी लगवा लिया है। ये तो ठीक है, मैंने कुछ न समझने वाले अंदाज में कहा, मगर तुम तो कह रहे हो कि चौधरी तबारक ने वहीद को कत्ल करके हमारा काम आसान कर दिया है। ये क्या मुअम्मा है बहादुर अली? आप वहीद का बयान पढ़ेंगे तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। वो तहरीरी बयान देने वाला कागज़ मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला। वहीद ने चौधरी तबारक के ईमा पर ही नवाज और पीनो को मौत के घाट उतारा था। वैसे तो चौधरी तबारक को फिट करने के लिए वहीद का इकबाल जुर्म ही काफ़ी था, लेकिन चौधरी तबारक ने फ़रत गैज़ में आकर जो कदम उठाया है वो खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। आप वहीद का बयान पढ़ेंगे तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और वहीद का हल्फिया बयान पढ़ने लगा। इस बयान में वहीद ने पीनो और नवाज के कत्ल का इकरार करते हुए बताया था कि उसने ये मज़मूम काम चौधरी मुबारक के फर्जंदे अर्जुमंद चौधरी तबारक के हुक्म पर किया था। वाक़ियात के मुताबिक चौधरी तबारक की पीनो पर बड़ी गहरी नज़र थी। इस नज़र में इस वक्त और भी गहराई पैदा हो गई जब पीनो ने तबारक की मफलूज माँ की मालिश के लिए हवेली आना जाना शुरू किया। चौधरी मुबारक मौजा शहजाद कोट का मुतलकुल अनान बादशाह था और तबारक उसका अकलौता बेटा, लेकिन पीनो तबारक को पसंद नहीं करती थी। उसका दिल नवाज में अटका हुआ था। तबारक ने पीनो को अपनी जानिब माइल करने के लिए हर हरबे आजमा कर देख लिए, लेकिन उसे कामयाबी हासिल न हुई। इसी शकस्तनुमा जिल्लत ने उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और उसने वहीद की मदद से नवाज और पीनो को ठिकाने लगवा दिया। वहीद ने अपने बयान में बताया था कि वो पीनो और नवाज की गैर निसाबी सरगर्मियों से बखूबी आगा था, लिहाजा जब बकुए के रोज़ खाने से फारिग होने के बाद नवाज ने उसे नहर की दूसरी जानिब वाली ज़मीन पर काम की गर्ज से भेजा तो वह नवाज को दिखाने के लिए डेरे से निकल गया, लेकिन फिर वो नवाज की नज़र बचाकर इसी कमरे में एक जगह छुप गया जहाँ नवाज और पीनो रंगरलियाँ मनाने में मसरूफ़ थे। 32 बोर का भरा हुआ पिस्टल वहीद के पास था। अपने छुपने का बंदोबस्त उसने एक दिन पहले कर लिया था। जब पीनो डेरे पर पहुंची तो नवाज ने उसे कमरे में बुला लिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली और बड़ी दीदा दिलेरी से अपनी खरमस्तियों में मशगूल हो गए। नवाज को इस बात का इत्मीनान था कि वहीद 4 बजे से पहले वापस नहीं आएगा। इसी इत्मीनान और बेफिक्री ने इन दोनों को और भी गैर मुताद कर दिया। वहीद ने इनकी गफलत से फ़ायदा उठाते हुए बेदरेक फायरिंग करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया। वहीद ने अपने मंसूबे का एक मरहला तय कर लिया था। दूसरे मरहले में उसे आला कत्ल हनीफ के सामान में छुपाना था ताकि कातिल की हैसियत से शक हनीफ पर जाए। जब रिवाइवल हनीफ के सामान से बरामद हुआ तो पुलिस का ध्यान हनीफ की गैरतमंदी की तरफ चला गया और ऐसा हुआ भी था, लेकिन पहले हनीफ के बयान, फिर चौधरी मुबारक का वहीद को थाने में पेश करने से एतराज़ और आखिर में वहीद का मेरे सवालात के सामने ढह जाना, इन तमाम कड़ियों ने मिलकर हालात का पासा पलट दिया था और वहीद के हल्फिया बयान ने उसके परवानाए मौत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी। जब हवालात में वहीद से मुलाकात के बाद चौधरी तबारक को ये पता चला कि वहीद ने अपने बयान में हकीकत उगल दी है तो वो गुस्से से पागल हो गया। गुस्से को इसीलिए हराम कहा जाता है कि इस कैफियत में किया गया फैसला हमेशा नुकसान ही देता है। चौधरी तबारक ने भी जोश जज्बात में आकर एक इंतहाई संगीन कदम उठा लिया था। बहरहाल उसने जो कुछ भी किया था उससे मेरा काम आसान हो गया था। इसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए मुझे किसी ख़ास कोशिश की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी। दिल में
ख्वाहिशात की मौजूदगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी को तहर्रुक मिलता है, लेकिन ये ख्वाहिशात अंधी और बेलगाम नहीं होना चाहिए, वरना इनके हुसूल की खातिर इंसान को तारीक राहों की मुसाफिरत इख्तियार करना पड़ती है, जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। चौधरी मुबारक और चौधरी तबारिक जैसे लोग हर अच्छा बुरा काम अपने चमचों से कराने के आदी होते हैं और अपने मकसद के हुसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ की पहचान भी खो बैठते हैं। ऐसे चमचागिर अफराद ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आते हैं। बस इंसान के पास देखने वाली आँख होना चाहिए और ऐसे लोगों के अंजाम से नसीहत पकड़ने वाला ज़हन।